अक्षय। और कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ सारे सुरक्षित स्वस्थ अपने घरों पर होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज इसी बात के साथ शुरुआत करते हैं अपने लेक्चर की। तो आज का जो लेक्चर मैं स्टार्ट करने वाला हूँ वो एक नए टॉपिक के साथ शुरू करने वाला हूँ जिसका नाम है बफर सॉल्यूशन। ठीक है, बफर सॉल्यूशन हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एक क्वेश्चन जनरली आ ही जाता है बफर सॉल्यूशन से। तो एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो समझते हैं बफर सॉल्यूशन के बारे में आज। तो आज मैं तुम्हें बेसिकली उसका जो भी थ्योरेटिकल पार्ट है वो समझाऊंगा। अगले लेक्चर में बफर सॉल्यूशन से रिलेटेड ओनली क्वेश्चंस को हम ट्राई करेंगे। ठीक है, तो देखना क्या होता है बफर सॉल्यूशन, किसको बोलते हैं, बफर सॉल्यूशन कैसे बनाया जाता है और क्या स्पेसिफिक क्या बात है बफर सॉल्यूशन के अंदर जिसको हमें इसको अलग एक टॉपिक के फॉर्म में पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बफर सॉल्यूशन। तो मैंने यहाँ पे हेडिंग पहले डाल दिया है बफर सॉल्यूशन का और उसका डेफिनेशन भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो पहले मैं तुम्हें डेफिनेशन पढ़ के समझाता हूँ, फिर एक छोटी सी कुछ डायग्राम के साथ भी तुम्हें समझाऊंगा। लिखा हुआ है बफर सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज अ सॉल्यूशन व्हिच रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स पीएच। रेजिस्ट का मतलब तुम्हें पता है, रेजिस्ट का मतलब है कि किसी चीज को नहीं होने देना। ठीक है, तो which resist any change in its pH on addition of strong acid or strong base। ठीक है, नहीं समझ में आया होगा, कुछ लोगों को उड़ गया होगा, मोस्ट ऑफ द लोगों को उड़ गया होगा। ठीक है, अब समझो इसका मीनिंग क्या है, इसका क्या बोलना चाह रहा है। ये बोलता है कि बफर सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन जो अपनी पीएच को रेजिस्ट कर रहा है, अपनी पीएच को चेंज नहीं होने देना, चेंज इन पीएच को रेजिस्ट कर रहा है। कब रेजिस्ट कर रहा है? जब उसके अंदर हमने कोई स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को ऐड कर दिया। तो बोल रहा है ये कि सपोज कोई हमारे पास सॉल्यूशन है, वो सॉल्यूशन के अंदर अगर हमने कोई एसिड या बेस डाला, तो तुम्हें भी पता है कि अगर एसिड या बेस डालेंगे तो उसका पीएच क्या होगा, चेंज होगा। ठीक है, लेकिन एक ऐसा सॉल्यूशन है जो उस पीएच चेंज को रेजिस्ट करता है, उस पीएच चेंज को नहीं होने देना चाहता है। तो जो कोई भी सॉल्यूशन इस तरीके से बिहेव करता है कि जब उसके अंदर कोई एसिड या बेस ऐड किया जाता है तो वो उस पीएच चेंज को नहीं होने देना चाहता है। अगर होने देना चाह रहा है तो वो एक बफर सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन अगर वो इस पीएच चेंज को रेजिस्ट कर रहा है इसका मतलब वो एक बफर सॉल्यूशन है। नहीं समझ में आया? कुछ और तरीके से समझाता हूं। जैसे कि मान लेते हैं हमारे पास एक बीकर है, ठीक है, और ये बीकर के अंदर कोई भी सपोज सॉल्यूशन रखा हुआ है। ठीक है, इसका पीएच हमारे पास 7 है। ठीक है, पीएच कितना है, 7 है। मैंने क्या किया, इस सॉल्यूशन के अंदर कुछ एसिड डाल दिया, HCl मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो अगर एसिड ऐड करने पे क्या होगा, एसिड ऐड करने पर इसका पीएच खुद बताओ, 7 से कम होगा या ज्यादा होगा। ये तो तुम्हारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग पे तुम आंसर दे सकते हो कि अगर ये सॉल्यूशन है, इसका पीएच 7 है, इसमें कोई एसिड ऐड किया, तो बताओ उसके पीएच पे क्या फर्क पड़ेगा। तो तुम खुद बोलोगे कि सर इसका पीएच 7 से कम हो जाएगा। ठीक है, एसिडिक नेचर ज्यादा हो जाएगा तो 7 से कम हो जाएगा। ठीक है, लेकिन 7 से कम हो जाएगा और काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट चेंज आएगा। मतलब अगर 7 है तो शायद 6 हो जाएगा। ठीक है, मान लेते हैं कि एक अमाउंट कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, अब एक और सॉल्यूशन मेरे पास रखा हुआ है, एक और सॉल्यूशन रखा हुआ है, उसका पीएच भी 7 है। ठीक है, उसका पीएच भी क्या है, 7 है। और मैंने क्या किया, उस सॉल्यूशन के अंदर भी मैंने HCl ऐड कर दी। ठीक है, HCl डाल दिया। तो उस सॉल्यूशन का जो भी ये सॉल्यूशन हमारे पास बन के कुछ इस तरीके से निकला, तो इस सॉल्यूशन का मैंने पीएच निकालने की कोशिश की। तो इस पीएच जो इसका निकल के आया ना, वो ऑलमोस्ट 7 के बराबर ही था। 7 के बराबर बोल सकते हैं कि जैसे कितना आंसर निकल के आ गया, 6.95 के आसपास आंसर निकल के आ गया, या 7.05 के आसपास आंसर निकल के आ गया। मतलब ये वैल्यू ऑलमोस्ट क्या है, 7। अगर यहाँ पे देखोगे तो सेम अमाउंट में अगर HCl ऐड किया तो एक सॉल्यूशन के अंदर पीएच में 7 से 6 चला गया, मतलब काफी ज्यादा चेंज आया। और एक सॉल्यूशन ऐसा बना जिसमें 7 के बाद या तो 0.05 का चेंज आया, इतना ही चेंज आया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि पीएच चेंज काफी कम हो रहा है, यहाँ पे पीएच चेंज ज्यादा हो रहा है। तो जहाँ पे पीएच चेंज कम हो रहा है इसका मतलब ये सॉल्यूशन क्या चाहता है कि उसका पीएच चेंज ना हो, या अगर चेंज ना हो, ये थोड़ा गलत वर्ड है, ये बोल सकते हैं कि वो रेजिस्ट कर रहा है कि उसको इसके पीएच को चेंज नहीं कर पाए। ठीक है, तो वो जितना ज्यादा एफर्ट लगा पाएगा सॉल्यूशन उतना लगाएगा। ठीक है, तो 7 से बस वो कितना कर पाया, 6.95 या कितना कर पाया, 7.05। ठीक है, तो ये
इस टाइप का जो भी सॉल्यूशन हमारे पास होता है, इस टाइप के सॉल्यूशंस को हम बफर सॉल्यूशंस बोलते हैं। इस टाइप के सॉल्यूशन को हम क्या बोल सकते हैं, बफर सॉल्यूशन। कि वो सॉल्यूशन जिसमें कोई अगर एसिड या कोई भी बेस बोल सकते हैं, तो जैसे अगर बेस डालेंगे तो 7.05 चला जाएगा, और अगर एसिड डालेंगे तो 6.95 चला जाएगा। तो काफी कम चेंजेस आ रहा है, 7 से ओनली 6.95 हुआ। लेकिन उसी अगर कोई ऑर्डिनरी हमारे पास अगर कोई भी सॉल्यूशन है, उसमें अगर HCl डालोगे तो उसके अंदर pH क्या हो जाएगा, 7 से 6 जा रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पे चेंजेस ज्यादा है, यहाँ पे चेंजेस कम है। मतलब यहाँ का जो सॉल्यूशन है वो pH चेंज को रेजिस्ट कर रहा है, चेंज इन pH को रेजिस्ट कर रहा है। तो कोई भी सॉल्यूशन जो भी pH चेंज इन pH को रेजिस्ट करता है, उस टाइप के सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, बफर सॉल्यूशन बोलते हैं। पहले डेफिनेशन क्लियर है, डेफिनेशन समझो, ठीक है। अब एक और गलत धारणा यहाँ पे क्या बनी हुई है, एक गलत सोच क्या बनी हुई लोगों की, कि बफर सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिसमें pH चेंज ना हो। ये गलत है। pH चेंज ना हो इसका मतलब ये नहीं कि 7 है तो 7 का 7 रहेगा। pH चेंज को रेजिस्ट करता है। तो pH चेंज होता है लेकिन बहुत स्लाइटली चेंज होता है। इसकी वजह से हम जब कैलकुलेशन करते हैं तो उसको हम अप्रोक्स उतना ही मान लेते हैं जितना कि वो पहले था। लेकिन ये बिल्कुल कहना यहाँ पे गलत होगा कि सेम टू सेम pH होता है। मतलब अगर तुम एसिड और बेस ऐड कर भी दोगे तो भी pH चेंज नहीं होता। pH चेंज नहीं होता है ये गलत वर्ड है। pH चेंज होता है लेकिन इतना स्लाइटली, बहुत ज्यादा, बहुत छोटी वैल्यू में चेंजेस आता है। तो उसको हम क्या करते हैं, जब कैलकुलेशन करते हैं तो वहां पे हम अप्रोक्सीमेशन लेके सिमिलर मान लेते हैं। लेकिन यहाँ पे रेजिस्ट होता है, ठीक है, चेंज को रेजिस्ट करता है। इसका मतलब ये नहीं है कि चेंज नहीं होता है। रेजिस्ट करना एक अलग चीज है और चेंज नहीं होना एक अलग चीज है, ठीक है। तो यहाँ पे चेंज तो होता है लेकिन ये चाहता है कि कम से कम चेंज हो, मतलब उसको वो क्या करना चाह रहा है, रेजिस्ट। तो आई थिंक तुमको बफर सॉल्यूशन का एक बेसिक कॉन्सेप्ट या बफर सॉल्यूशन किसको बोला जाता है, ये चीज तुम लोगों को सिंपल क्लियर हो गई। तो अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि बफर सॉल्यूशन कितने टाइप का होता है, ठीक है। तो बफर सॉल्यूशन के यहाँ पे टाइप की बात करने वाला हूँ, तो आराम से देखना चीज को। आज का लेक्चर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि थ्योरेटिकल पार्ट बफर सॉल्यूशन का समझ में आना चाहिए। तो बफर सॉल्यूशन को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। बफर सॉल्यूशन को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, जिसमें पहला पार्ट है हमारा सिंपल बफर, ठीक है, इसको बोला जाता है सिंपल बफर। और सेकंड पार्ट है हमारा उसका मिक्स्ड बफर। पहला है हमारे पास सिंपल बफर और सेकंड है हमारा मिक्स्ड बफर। तो सिंपल बफर, ये बफर सॉल्यूशन अगर ऐसा कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है जो कि pH चेंज को रेजिस्ट करता है, तो वो कैसे बनाया जाता है, ठीक है। तो वो दो तरीके हैं, एक तो सिंपल बफर जिसको बोला जाता है, दूसरा तरीका है मिक्स्ड बफर। सिंपल तरीके के अंदर क्या है कि जब कभी भी हम कोई सॉल्ट बनाते हैं, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड प्लस वीक बेस का, कोई भी सॉल्ट जो कि वीक एसिड और वीक बेस से मिलके बना होता है, उस टाइप का कोई भी सॉल्ट सिंपल बफर की तरह काम करता है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ। कोई भी बोलेगा कि सिंपल बफर कैसे बनाएंगे, तो सिंपल बनाएंगे कि हम कोई भी वीक एसिड ले लें और कोई भी वीक बेस ले लें, तो इन दोनों को मिलाने पर हमारे पास क्या बन जाएगा, एक सिंपल बफर बन जाएगा। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हमारे पास CH3COOH एक वीक एसिड है और हमारे पास NH4OH एक वीक बेस होता है, ठीक है। ये चीज हम नहीं बता सकते देख के कि कौन एसिड वीक है कौन वीक बेस है, ठीक है। ये सब चीजें थोड़ी थोड़ी जो भी तुम्हारे सामने आती जाएगी, वैसे वैसे तुम्हें याद होता जाएगा कि अच्छा ये कुछ एग्जांपल्स है जो जनरली यूज में आते हैं। तो ये वीक एसिड है, ये वीक बेस है, इन दोनों को मिला के जो सॉल्ट बनेगा वो कौन सा है, CH3COONH4, ये बनेगा ना, ये सॉल्ट बनेगा ना। इसके साथ प्लस वाटर, यहाँ से H निकलेगा, यहाँ से OH निकलेगा, तो ये क्या बनेगा तुम्हारा सॉल्ट। तो सॉल्ट ऑफ वीक एसिड प्लस वीक बेस। तो ये जो भी सॉल्ट बना, ये सॉल्ट किसकी तरह बिहेव करेगा, सिंपल बफर की तरह काम करेगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ। इसी तरीके से चलो थोड़ा एग्जांपल चेंज करते हैं। यहाँ पर मैं ले लेता हूँ, इसकी जगह एक और मैं दूसरा एसिड ले लेता हूँ HCl, ये भी एक वीक एसिड है, प्लस NH4OH, ये हमारे पास क्या है, वीक बेस है। इन दोनों को मिलाऊंगा तो बताओ सॉल्ट कौन सा बनेगा, तो सॉल्ट बनेगा हमारे पास NH4Cl। कौन सा सॉल्ट बनेगा, NH4Cl। तो ये सॉल्ट क्या है, ये सॉल्ट है सॉल्ट ऑफ वीक एसिड प्लस वीक बेस का सॉल्ट है, ठीक है। तो ये सॉल्ट भी किसकी तरह बिहेव करेगा, एज अ सिंपल बफर की तरह काम में करेगा। तो पहली चीज क्लियर हुई कि सिंपल बफर किसको बोला जाता है, सिंपल बफर कैसे बनाया जाता है। तो सिंपल बफर बनाने का तरीका है कि हमें कोई एक वीक एसिड लेना और वीक बेस को लेना है, उन दोनों को मिला के जो भी सॉल्ट बनता है उस सॉल्ट को हम सिंपल बफर की कैटेगरी में लेते हैं,
चीज क्लियर है, पहला सिंपल बफर वाला क्लियर है। आगे चलते हैं, अब चलते हैं मिक्स बफर की तरफ, और यही हमारे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मिक्स बफर। इसके अंदर दो टाइप है, पहला टाइप है एसिडिक बफर, पहला टाइप है एसिडिक बफर, और दूसरा टाइप है हमारे पास बेसिक बफर। ठीक है, दोनों को आराम से देखेंगे। तो अब बात करते हैं एसिडिक बफर की। तो एसिडिक बफर क्या होता है, एसिडिक बफर की पहले डेफिनेशन की, एसिडिक बफर बनाते कैसे, पहले इसके बारे में हम देख लेते हैं। तो एसिडिक बफर बनाया जाता है, सबसे पहले हम एक वीक एसिड लेते हैं, प्लस हम साथ में क्या लेते हैं, हम साथ में लेते हैं सॉल्ट। किसका सॉल्ट हम लेते हैं, सॉल्ट साथ में वीक एसिड प्लस एक स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट। ठीक है, वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस का। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू तुम्हें समझाता हूं मैं इसमें। जैसे एक मैंने वीक एसिड लिया, वीक एसिड मैंने ले लिया CH3COOH, मैंने एक वीक एसिड ले लिया। ठीक है, अब मुझे एक और सॉल्ट बनाना है, तो एक तो वीक एसिड ले लिया, इसके साथ उस सॉल्यूशन में क्या क्या होना चाहिए, एक और होना चाहिए सॉल्ट। किसका सॉल्ट, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का। तो वीक एसिड तो ये रहा, हाँ, और इसका स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन करवाते हैं। तो वीक एसिड हमारा ये रहा, और इसका स्ट्रॉन्ग बेस जैसे NaOH ले लिया, तो रिएक्शन करवाने पे कौन सा सॉल्ट बनता है, CH3CONH सॉल्ट बनेगा। तो ये सॉल्ट हमें इसके साथ में लेना है, जैसे कि CH3COH प्लस CH3ONH। तो ये जो पूरा तुम्हारा मिक्सचर बनेगा, ये मिक्सचर बनेगा तुम्हारा एसिडिक बफर का। ठीक है, चीज समझ में आ रही है क्या हो रहा है, मतलब यहाँ से H हटा दिया और यहाँ से इसका N वाला पार्ट लगा दिया, सिंपल सी चीज है। अब एक तरीके से चीज समझोगे ना, तो ये क्या लिखा हुआ है, अगर ये एक वीक एसिड है तो ये चीज इसका कॉन्जुगेट लिखा हुआ है, ये चीज क्या लिखा हुआ है, इसका कॉन्जुगेट। कैसे कैसे, CH3CO माइनस, ये चीज लिखी हुई ना। तो एक तरीके से अगर वीक एसिड है तो उसका कॉन्जुगेट साथ में लेते हैं, या फिर अगर थोड़ा सा और अच्छे समझने की कोशिश करें तो वीक एसिड के साथ क्या लिया जाता है, उसका सॉल्ट। वो सॉल्ट किससे बना होना चाहिए, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से। ठीक है, तो एक एग्जांपल तो जिससे हमने ये समझा, CH3COOH प्लस CH3COONH, ये समझ में आ रही है क्या समझा रहा हूँ। इसी तरीके से कोई और दूसरा एसिड ले, जैसे HCl ले लिया। ठीक है, तो HCl हमारे पास एक वीक एसिड है, मुझे सॉल्ट बनाना है वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का। तो वीक एसिड तो ये हो गया, तो इससे तुम H प्लस हटा दो। ठीक है, तो क्या बच गया, CN के साथ क्या जोड़ दो, Na, तो क्या हो जाएगा NaCl। तो ये तुम्हारा क्या बन गया, सॉल्ट। तो ये मिक्सचर भी क्या है, एक एसिडिक बफर का एग्जांपल है। और अगर बात करें तो अगर हमारे पास CH3COH है, इसके साथ अगर मैंने कोई स्ट्रॉन्ग बेस लिया, तो स्ट्रॉन्ग बेस में कौन सा ले लेता हूं, अब की बार मैं स्ट्रॉन्ग बेस ले लेता हूं KOH। तो KOH के लिए क्या होगा, ये K यहाँ से हटा देता हूँ और ये CH3CO के साथ लगा देता हूँ, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, CH3COK। मतलब ये जो एसिड है ये उसका कॉन्जुगेट लिखा हुआ है, ये एसिड है ये उसका कॉन्जुगेट लिखा हुआ है, ये एसिड है ये उसका कॉन्जुगेट लिखा हुआ है। तो एसिडिक बफर बनाया कैसे, एसिडिक बफर बनाया, वीक एसिड और एक सॉल्ट लिया है। किसका सॉल्ट लिया है, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर जो सॉल्ट बनेगा उस सॉल्ट को हमने लिया है। तो आई थिंक तुम लोगों को एसिडिक बफर कैसे बनाया जाता है ये चीज समझ में आ रही होगी। ठीक है, चीज समझ में आ रही है क्या हो रहा है। आगे चलते हैं, बेसिक बफर के बारे में समझाता हूँ। बेसिक बफर कैसे बनाना है, बेसिक बफर बनाना है, एक तो लेना है तुम्हें वीक बेस। ठीक है, और वीक बेस के साथ तुम्हें यहाँ पे चाहिए सॉल्ट। वीक बेस के साथ तुम्हें यहाँ पे क्या चाहिए, सॉल्ट। सॉल्ट किसका चाहिए, सॉल्ट चाहिए तुम्हें वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड का। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल लेके तुम्हें समझा देता हूँ। वीक बेस मैंने लिया NH4OH, ठीक है, और मैंने एक स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिया, जैसे मैं ले लेता हूँ HCl ले लेता हूँ। ठीक है, तो HCl अगर मैं एक स्ट्रॉन्ग एसिड ले लूँ तो क्या बन जाएगा, इसका सॉल्ट क्या बन जाएगा, NH4Cl। ठीक है, ये चीज समझ में आ रही है, NH4Cl कैसे बना समझा देता हूँ। NH4OH लिया वीक बेस, उसके साथ मैंने HCl को रिएक्शन करवाया, तो बताओ उसका सॉल्ट कौन सा बनेगा, NH4Cl वाला सॉल्ट बनेगा। ठीक है, तो ये NH4Cl तुम्हारा बन गया, NH4Cl बन गया। तो ये जो तुम्हारा पूरा कंपाउंड, ये जो पूरा सॉल्यूशन बना, ये क्या है, बेसिक बफर है। और एग्जांपल लेते हैं, तो अगर मैं NH4OH को मिला देता हूं प्लस इसके साथ HNO3, तो HNO3 एक काफी स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो उसका NO3 वाला पार्ट इसके साथ कंबाइन कर दूंगा, तो क्या बन जाएगा, इसका सॉल्ट। ठीक है, तो ये हमारे बेसिक बफर के सारे एग्जांपल हमने समझ लिए। ठीक है, तो पहले हमें एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि बफर सॉल्यूशन कितने टाइप का होता है। तो मैंने बताया तुम्हें दो टाइप का, सिंपल और मिक्स्ड। सिंपल कितने टाइप का, सिंपल कैसे बनाया जाता है, तो सॉल्ट ऑफ वीक एसिड और वीक बेस से बनाया जाता है। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स भी हमने डिस्कस किए थे। फिर मिक्स्ड बफर है, तो वो दो टाइप का, एसिडिक और बेसिक। ठीक है, एसिडिक बफर में वीक एसिड लेना है और बेसिक बफर में वीक बेस लेना है। साथ में क्या करना है, एसिडिक बफर का एक सॉल्ट आएगा, वो सॉल्ट किससे बना होना चाहिए, वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। मतलब वीक एसिड, फिर यहाँ पे कॉमन आ गया, साथ में क्या लेना है, स्ट्रॉन्ग बेस। वीक बेस, यहाँ पे फिर वीक बेस कॉमन आ गया, यहाँ पे क्या लेना है तुम्हें, स्ट्रॉन्ग एसिड।
ठीक है। तो एक एसिड और एक सोल्ट के मिक्सचर से ही बफर सॉल्यूशन बन रहा है। यहाँ पे एसिड बेस और सॉल्ट के मिक्सचर से क्या बन रहा है, बेसिक बफर बन रहा है। ठीक है, तो आई थिंक तुम्हें एक जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है बफर सॉल्यूशन से और उसके टाइप से, वो चीज तुम्हें यहाँ पे क्लियर। बात करते हैं कि हमने बफर सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा कि बफर सॉल्यूशन होता क्या है। बफर सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन जो पीएच में चेंज को रेजिस्ट करता है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि ऐसा क्या मैकेनिज्म होता है, ऐसी क्या चीज होती है बफर सॉल्यूशन के अंदर ताकि वो पीएच चेंज को रेजिस्ट करता है। ठीक है, तो वहां पे हम पढ़ने वाले हैं इसको कि बफर एक्शन इन एसिडिक बफर। मैं तुम्हें एसिडिक बफर का एग्जांपल देके समझा देता हूं, तो बाकी तुम्हें एग्जांपल आराम से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक सिंपल सा एसिडिक बफर ले रहा हूँ। सपोज कर रहा हूँ मैं यहाँ पे एक एसिडिक बफर, जैसे कि एसिडिक बफर में ले रहा हूँ CH3COOH एक वीक एसिड प्लस CH3COONA। ठीक है, प्लस सॉल्ट। ठीक है, जैसा कि अभी हमने तुमने टाइप्स के अंदर समझाया एसिडिक बफर का, तो एक एग्जांपल ले लेता हूँ कि ये कोई एसिडिक बफर है मेरे पास। ठीक है, तो ये एक सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन के अंदर CH3COOH रखा है प्लस साथ में कौन रखा है, CH3CONA रखा है। ठीक है, चलो, तो अगर CH3COH है तो ये क्या है, ये एक वीक एसिड है। ये वीक एसिड है तो ये क्या हो गया, पार्शियल डिसोसिएशन होगा इसका। तो पार्शियल डिसोसिएशन कुछ इस तरीके से होगा, CH3COH CH3CO माइनस प्लस H प्लस। ठीक है, ये इसका पार्शियली डिसोसिएशन है, तो लिख देता हूं पे कि पार्शियली डिसोसिएशन। ठीक है, ये किसके अंदर हो रहा है तुम्हारा, ये चीज हो रही है तुम्हारा इस वीक एसिड की वजह से। फिर ये तुम्हारा सोल्ट है, तो ये सोल्ट पूरा डिसोसिएट होगा, तो पूरा डिसोसिएट होकर ये क्या बनाएगा, CH3CONA कन्वर्ट होगा CH3CO माइनस प्लस Na प्लस। ठीक है, ये दो रिएक्शन कुछ इस सॉल्यूशन के अंदर कुछ इस तरीके से हो रहा होगा। ये है, ये पार्शियली डिसोसिएट हो रहा होगा, ये पूरा डिसोसिएट हो रहा होगा। ठीक है, अब मैंने क्या किया, अब मैंने इस सॉल्यूशन के अंदर कुछ एसिड मिलाया। ठीक है, चेक करते हैं ना कि एसिड मिलाने से ऐसा क्या हो रहा है कि ये पीएच चेंज नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो मैंने इसके अंदर HCl डाल दिया, इसके अंदर इस पूरे सॉल्यूशन के अंदर HCl डालने पे क्या होगा, HCl डिसोसिएट होगा H प्लस प्लस Cl माइनस के अंदर। जी समझ में आई। तो यहां से H प्लस निकला, HCl डाला, HCl की वजह से H प्लस निकला। अब ये H प्लस क्या करेगा, ये H प्लस कंबाइन होगा किसके साथ, ये H प्लस कंबाइन होगा इस CH3CO माइनस के साथ। ठीक है, अब तुम्हें यहाँ पे दो टाइप की CH3CO माइनस दिख रहे हैं, एक तो ये और दूसरा ये। अब तो मुझे खुद बताओ कि कहां से ज्यादा अमाउंट ऑफ CH3CO माइनस हमें देखने को मिलेगा, कहां से ज्यादा CH3CO माइनस आएगा। तो तुम बोलोगे कि सबसे ज्यादा CH3CO माइनस यहां से आएगा। क्यों, क्योंकि इसका पूरा डिसोसिएशन हो रहा है और ये तो एक ठहरा वीक एसिड, और हमें पता है कि वीक एसिड का अल्फा बहुत ज्यादा कम होता है, 5% 2% जनरली हम आंसर निकालते हैं। तो यहाँ से जो हमें CH3CO माइनस निकलेगा वो काफी कम होगा, और यहाँ से जो CH3CO माइनस निकलेगा वो ज्यादा होगा। मतलब ऑलमोस्ट अगर मैं ओवरऑल निकालने की कोशिश करूं तो पूरा का पूरा अगर CH3CO माइनस निकालने की कोशिश करूंगा तो मैं यही वैल्यू लूंगा, क्योंकि मैं इस वैल्यू को इसके कंपेरिजन में इस वैल्यू को मैं पूरा मानूंगा, इसको मैं नेग्लिजिबल कर दूंगा। ठीक है, तो ये H प्लस क्या करेगा, इसके साथ कंबाइन हो जाएगा, तो ये CH3CO माइनस H प्लस के साथ कंबाइन होगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये CH3COH में। ठीक है, अब CH3COH में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, मतलब ये CH3COH और ज्यादा बन गया। अब मुझे खुद बताओ कि CH3COH क्या ठहरा, एक वीक एसिड ठहरा। अब वीक एसिड ठहरा तो ये वीक एसिड फिर क्या करेगा, अपने आप को डिसोसिएट करेगा, तो फिर ये क्या कन्वर्ट करेगा, फिर ये CH3CO माइनस और H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन को फिर निकालने की कोशिश करेगा। क्यों, क्योंकि वीक एसिड है। ठीक है, पहले H प्लस आया, H प्लस ये CH3CO माइनस के साथ कंबाइन हुआ तो वो CH3COH में कन्वर्ट हो गया, फिर ये CH3COH फर्दर डिसोसिएट हो गया CH3CO माइनस और H प्लस में गया। क्यों, क्योंकि ये काफी वीक एसिड है, तो यहाँ पे जो H प्लस निकलेगा वो काफी ज्यादा कम होगा। तो वेरी लेस बोल देंगे यहाँ पे कि वेरी लेस क्वांटिटी ऑफ H प्लस। तो यहाँ पे जो H प्लस की क्वांटिटी हमें मिलेगी वो काफी ज्यादा कम मिलेगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इसका डिसोसिएशन रेट काफी ज्यादा कम है। तो हमें H प्लस पहले तो इतना था ना, अब थोड़ा और यहाँ से मिल गया, ये बहुत कम है। क्यों, क्योंकि जितना H प्लस कंबाइन होगा क्या उतना मिल पाएगा, उतना नहीं मिल पाएगा। यहाँ से कुछ ही अमाउंट हमें वहां पे मिल पाएगा, 5% मिल पाएगा, जो कि बहुत ज्यादा कम वैल्यू है। और अगर वो बहुत ज्यादा कम वैल्यू है तो ये H प्लस काफी ज्यादा होगा एज कंपेयर टू दिस। तो अगर H प्लस ज्यादा होगा, तो अगर हमें पता है कि अगर H प्लस में 10 से मल्टीप्लाई करें तब pH में 1 का चेंज होता है, याद है तुम्हें, बताया था मैंने।
पीएच में कितने का चेंज होता है? 1 का। अगर यहाँ पे बहुत कम क्वांटिटी में H+ बढ़ रहा है सपोज, तो बताओ पीएच पे कितना इफेक्ट पड़ेगा? बहुत छोटा सा चेंज, बहुत स्लाइटली चेंज होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे H+ ही बहुत कम इंक्रीज हो रहा है, या H+ बहुत कम निकल के आ रहा है। तो अगर H+ में बहुत कम इंक्रीज हो रहा है तो ऑफकोर्स पीएच में तो और कम इंक्रीज होगा। उससे क्या होगा कि जो तुम्हारा पीएच होगा, वो पीएच क्या होगा, वो पीएच में एक स्लाइटली डिफरेंस आएगा, स्लाइटली डिफरेंस, और बहुत छोटा डिफरेंस आएगा तो हम वहां पे ये समझ सकते हैं कि डिफरेंस आ रहा है। लेकिन जैसे कि मैंने तुम्हें बताया था कि अगर 7 pH है तो वो कन्वर्ट होकर 6.95 में चला जाएगा, 7.05 में चला जाएगा। तो इस चीज को हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा नेग्लिजिबल कर सकते हैं कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो स्लाइटली डिफरेंस आ रहा है, इसका मतलब क्या आ रहा है कि पीएच चेंज नहीं हो पा रहा है, रेजिस्ट कर रहा है। क्यों रेजिस्ट कर रहा है? क्योंकि जैसे ही H+ डालते तो ये लेके चला जाता है, ये लेके करके फिर वीक एसिड में कन्वर्ट कर देता है और फिर कुछ H+ आयन दे पाता है। अगर ये नहीं होता, अगर ये नहीं होता, इसका मतलब अगर ये नहीं होता, इसका मतलब ये नहीं होता, तो तुम्हारा ये सॉल्यूशन बफर सॉल्यूशन नहीं कहलाता। लेकिन इसकी वजह और इसकी वजह से ये सॉल्यूशन बफर सॉल्यूशन कहलाएगा। तो आई थिंक तुम लोगों को चीज समझ में आ रही होगी कि किस तरीके से कोई भी बफर सॉल्यूशन कैसे काम करता है, क्यों वो पीएच चेंज को रेजिस्ट करता है। ठीक है, तो काफी ज्यादा थोड़ा सा अलग चीज है कि ऐसा सॉल्यूशन भी है हमारे पास जिसके अंदर तुम ऐसे डालते जाओ फिर भी उतना ज्यादा पीएच में चेंज नहीं आता। ठीक है, काफी एक सिग्निफिकेंट चेंज जो हम चाहते हैं उतना चेंजेस हमें देखने को नहीं मिलता। तो काफी थोड़ा सा अलग टॉपिक है, तो समझ सकते हो चीजों को। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि कभी नहीं पूछता है कि ऐसा क्यों होता है, बफर सॉल्यूशन ऐसा क्या काम करता है। बफर सॉल्यूशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो उससे पहले मैं तुम्हें इसका फॉर्मूला डिराइव करके समझा देता हूं कि इसका फॉर्मूला क्या है। ठीक है, लेकिन बाई चांस अगर तुम्हें कोई पूछता है कि ऐसा क्यों होता है कि बफर सॉल्यूशन पीएच को चेंज नहीं करता, तो तुम्हें एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन तुम्हें याद। तो अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि किसी भी बफर सॉल्यूशन का पीएच अगर हमें निकालना है तो कैसे निकाला जाएगा। ठीक है, तो एक कैलकुलेशन थोड़ा पार्ट है, तो यहां से हम शुरू करते हैं। तो अब आगे देखते हैं कि किसी भी बफर सॉल्यूशन का अगर पीएच निकालने के लिए हमें बोल दिया क्वेश्चन के अंदर, तो कैसे हमें उसका पीएच निकालना है। ठीक है, तो उससे रिलेटेड कुछ एक फॉर्मूला में निकल के आएगा, वो तुम्हें याद रखना है। ठीक है, तो पहले उसका डेरिवेशन देख लेते हैं, पीएच ऑफ बफर सॉल्यूशन। ठीक है, कैसे पीएच निकालना। ठीक है, तो मैं यहाँ पे तुम्हें एसिडिक बफर का एक एग्जांपल लेके उसका पीएच निकालना सिखा देता हूँ, फिर बफर जो बेसिक बफर होगा उसका फॉर्मूला सीधा बता दूंगा। एसिडिक बफर के लिए मान लेते हैं कोई H हमारे पास एक वीक एसिड है और उससे रिलेटेड कोई अगर हमारे पास सॉल्ट है तो वो Na है। ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास, ये है एक वीक एसिड और ये है सॉल्ट। किसका सॉल्ट है? ये सॉल्ट ऑफ वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा? इसमें NaOH है। ठीक है, तो इन दोनों से हमको ये हमारे पास क्या है, एक एसिडिक बफर रखा हुआ है। अब इसका मान लेते हैं कि इसका कोई भी अगर कांस्टेंट होगा, वीक एसिड का Ka होता है तो उसको K लिख देते हैं। ठीक है, अब वीक एसिड अगर होगा तो क्या होगा, Ha होगा, Ha कन्वर्ट होगा H प्लस A माइनस के अंदर, है ना। बहुत बढ़िया, ये चीज क्लियर है। अगर ये चीज क्लियर है तो बताओ उसका Ka क्या होगा। इसका Ka होगा, तुम लिखोगे सर H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन इंटू A माइनस की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाई Ha, ये होगा ना। बढ़िया। पीएच निकालना है तो किस चीज की जरूरत पड़ेगी, तो तुम बोलोगे सर पीएच निकालना है तो H प्लस की जरूरत है, तो बोल देते हैं H प्लस इज इक्वल टू Ka इंटू Ha डिवाइडेड बाई A माइनस, है ना। इस चीज की जरूरत पड़ेगी। तो ये रिएक्शन तो मैं ओनली वीक एसिड की लिख रहा हूँ, लेकिन अगर ये सॉल्ट है तो ये भी तो डिसोसिएट होगा, तो ये डिसोसिएट होगा कुछ इस तरीके से, Na प्लस प्लस A माइनस के तरीके से। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब मुझे तुम ये बताओ कि जो भी A माइनस एक यहां से मिल रहा है और एक A माइनस हमें यहां से मिल रहा है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट A माइनस हमें कहां से मिल रहा है, इस Na से, क्योंकि ये पूरा डिसोसिएट होगा तो जितना यहां बनेगा उतना यहां पे होगा। ठीक है, तो यहां वाला जो A माइनस होगा वो काफी कम होगा, तो यहाँ पे जो A माइनस में पुट करूंगा वैल्यू, क्या मैं इसकी वैल्यू पुट कर सकता हूँ? ठीक है, अगर इसकी वैल्यू पुट कर सकता हूँ मतलब इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन होगी वो इसकी होगी, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि जो A माइनस की कॉन्सेंट्रेशन होगी वो किसके बराबर होगी, वो सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन के बराबर होगी, है ना। ये चीज क्लियर है, थोड़ा सा इसको समझो आराम से कि A माइनस की कॉन्सेंट्रेशन है, तो अब सॉल्यूशन के अंदर तो ये वाला A माइनस भी है, ये वाला A माइनस भी है, लेकिन इससे जो A माइनस मिलेगा वो काफी कम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो मिलेगा उसके कंपेरिजन में इसको क्या कर सकते हैं, नेग्लिजिबल। मतलब A माइनस जो यहाँ पे मिलेगा वो कहाँ से मिल रहा है, यहाँ से, मतलब ये क्या है हमारे पास सॉल्ट,
मतलब पूरा का पूरा जो A- मिल रहा है वो हमें कहाँ से मिल रहा है, सोल्ट से, मतलब A- की कॉन्सेंट्रेशन को मैं सोल्ट की कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे लिख सकता हूँ, अप्रोक्सीमेशन लिया हुआ कुछ नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से अगर हमें HA की कॉन्सेंट्रेशन चाहिए तो HA जो होगा वो काफी कम डिसोसिएट होगा, तो मतलब यो जहाँ पे जो स्टार्टिंग कॉन्सेंट्रेशन होगी एक तरीके से वही हमारी क्या कॉन्सेंट्रेशन होगी, HA की कॉन्सेंट्रेशन होगी, ठीक है। तो HA की कॉन्सेंट्रेशन को मैं क्या लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू एसिड की कॉन्सेंट्रेशन, सही बात है, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे चलते हैं, तो यहाँ पे H+ हमारे पास क्या लिखा हुआ है, H+ लिखा हुआ है K इंटू HA को क्या लिख सकता हूं मैं, एसिड की कॉन्सेंट्रेशन, तो K इंटू एसिड की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन, है ना, ये चीज क्लियर है। अब H+ आ गया तो pH कैसे निकालेंगे, तो भैया pH निकालने के लिए लेंगे दोनों तरफ माइनस लॉग ऑफ H+, तो माइनस लॉग ऑफ H+ इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ K, है ना, और इसमें अगर ये प्लस जाएगा तो माइनस लॉग ऑफ एसिड की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन, चीज क्लियर है। माइनस लॉग ऑफ H+ को क्या लिख सकते हैं, pH, माइनस लॉग ऑफ Ka को क्या लिख सकते हैं, pK, और ये माइनस में अंदर मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा, ये रिवर्स हो जाएगा, ये रिवर्स हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड, क्या हो जाएगा, सॉल्ट अपॉन एसिड। ये कॉन्सेंट्रेशन है बेटा, ये कॉन्सेंट्रेशन है। तो यहां से हमें एक फॉर्मूला मिल गया कि एसिडिक बफर का पीएच कैसे निकाला जाता है, उसका पीके सब ऑफ कोर्स किसका होगा, जो वीक एसिड हमने लिया है, प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन इन द सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय एसिड की कॉन्सेंट्रेशन इन द सॉल्यूशन। तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, सिंपल पीएच का आंसर मिल जाएगा। तो आई थिंक तुम लोगों को चीजें क्लियर होगी। ऑफ कोर्स यहाँ पे थोड़ा अप्रोक्सीमेशन लिया है, अप्रोक्सीमेशन क्या क्या लिया है कि जो भी A- मिल रहा है वो कहां से मिल रहा है, Na से मिल रहा है, और जो एसिड है उसको हम बहुत कम डिसोसिएट मान रहे हैं, तो डिसोसिएशन होने के बाद भी एसिड की कॉन्सेंट्रेशन को हम स्टार्टिंग कॉन्सेंट्रेशन के साथ ही क्या कर रहे हैं, रिलेट कर रहे हैं। तो आई थिंक ये चीज क्लियर हो रही होगी तुम लोगों को। उसका पीएच का जो फॉर्मूला है तुम्हें याद रख लेना, रट लो इसको, फॉर्मूले को रट लो, इसके अलावा तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। अब ये तो हो गया तुम्हारे पास एसिडिक बफर का, लेकिन सपोज अगर बेसिक बफर के लिए पूछ लिया जाए तो तुम्हें सिंपल सा याद रखना है, फॉर बेसिक बफर के लिए तुम्हें क्या याद रखना है, वहां पे पीएच नहीं निकलेगा, वहां पे निकलेगा तुम्हारे पास पीओएच, ठीक है। और पीएच के की जगह क्या कर दोगे, एसिड बेस है तो पीकेबी प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट तो वहां पर भी होगा डिवाइडेड बाय एसिड की जगह वहां पे क्या हो जाएगा, तुम्हारे पास जो वीक बेस है उसकी कॉन्सेंट्रेशन, तो वहां पे तुम्हारे पास क्या निकल जाएगा, पीओएच निकल गया। तो पीएच कैसे निकालोगे, पीएच निकलेगा 14 माइनस पीओएच करके, तो तुम्हें यहाँ से पीएच की वैल्यू मिल जाएगी 14 माइनस पीओएच। तो कुछ इस तरीके से तुम्हें बेसिक बफर के अंदर चीजें लगानी है, कुछ इस तरीके से तुम्हें एसिडिक बफर के अंदर चीजें लगानी है, ठीक है। तो दोनों तरीके से तुम्हें चीजें क्लियर हो गई होगी कि किस तरीके से तुम्हें आंसर निकालना है, ठीक है। आज में जो भी तुम्हें चीजें बताई है वो सारा तुम्हारा जो भी थ्योरेटिकल पार्ट था रिलेटेड टू बफर सॉल्यूशन वही डिस्कस किया है। अगले लेक्चर में इसके न्यूमेरिकल जो वेराइटीज ऑफ न्यूमेरिकल्स है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आई थिंक तुम्हें बफर सॉल्यूशन क्या होता है, उसके टाइप्स, उसका एक्शन और उसकी पीएच कैसे फाइंड आउट की जाती है, ये चीजें तुम्हें समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो आज का लेक्चर मैं यही रखता हूँ, तब तक के लिए तुम्हें क्या करना है, नोट्स डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे जाकर मिल जाएंगे, तो वहाँ से डाउनलोड कर लोगे या फिर वहाँ से जाके नोट डाउन कर सकते हो और पढ़ते रहो, चीज़ें करते रहो। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में न्यूमेरिकल्स के साथ बफर सॉल्यूशन के, ठीक है। तब तक के लिए मेरी तरफ से